Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर आज यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस एफआईआर में 8 लोगों के नाम हैं, जिनमें से 6 कैशियर हैं जो राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती किया करते थे। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 23 जून को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दी थी और आज हम आपको ये बताएंगे कि अब राम मंदिर में चोरी करने वालों की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं और पूरा देश ये जानना चाहता है कि राम मंदिर के ये जो चोर हैं ये कौन हैं, इनके चेहरे क्या हैं, इनके नाम क्या हैं और कैसे ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे थे। इसके बाद वेनेजुएला में आए एक जबरदस्त भूकंप के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें 164 लोग मारे गए हैं और 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। वेनेजुएला में सिर्फ 39 सेकंड में दो यानी एक जुड़वा भूकंप आए। आज आपको ये दिखाएंगे कि कैसे पहले भूकंप की वजह से वहां पर यह दूसरा भूकंप आया और आखिर में पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में आज कुछ नए खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अब सिया और चेतन दोनों एक दूसरे पर ही इस मर्डर की प्लानिंग करने का आरोप लगा रहे हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। आज पुणे के एक कैफे की सीसीटीवी फुटेज भी आई है, जिसमें मर्डर से ठीक एक दिन पहले 17 जून को सिया और चेतन इसी कैफे में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस हत्या की प्लानिंग उन्होंने इसी कैफे में यहां कॉफी पीते हुए की थी। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि दक्षिण अमेरिका के एक देश वेनेजुएला में आए भूकंप में 164 लोग मारे गए हैं, लेकिन कई एजेंसियों का यह अनुमान है कि इस भूकंप में 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। तो आधिकारिक आंकड़ा जो अभी तक आया है वो है 164, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मरने वालों की जो संख्या है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, हजारों में हो सकती है। पूरी दुनिया में भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने वाली अमेरिका की एक संस्था द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का आकलन है कि इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। अगर यह आंकड़ा कुछ हद तक सही भी है तो यह दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों में से एक होगा। वेनेजुएला में भूकंप के 2 बड़े झटके आए हैं। पहला झटका 7.2 की तीव्रता का था। इसके 39 सेकंड के बाद ही दूसरे झटके की तीव्रता थी 7.5, यानी 39 सेकंड के अंदर अंदर 2 भूकंप के झटके आए और रिक्टर स्केल पर उनको जब नापा गया तो उनकी तीव्रता थी 7.2 और फिर 7.5। ये वेनेजुएला में पिछले 125 वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है। यह भूकंप ऐसे दिन आया जब पूरे वेनेजुएला में राष्ट्रीय अवकाश था, छुट्टी थी सबकी और इसीलिए ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर ही थे। भारतीय समय के मुताबिक यह भूकंप आज सुबह 3:30 बजे आया, लेकिन उस समय वेनेजुएला में 24 जून की शाम के लगभग 6 बज रहे थे और आज हम इसी भूकंप का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।
Observen después el terremoto. Observen cómo quedó todo, señores. इस भूकंप का केंद्र वेनेजुएला की राजधानी कराकस से लगभग 160 किलोमीटर दूर था और कराकास के पास ही वेनेजुएला का सबसे बड़ा सिमोन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भूकंप के तेज झटके लगते ही इस एयरपोर्ट का टर्मिनल जोर जोर से हिलने लगा और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट की छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और काफी ज्यादा नुकसान होने के बाद अब ये एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अब इस भूकंप की कुछ और तस्वीरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस भूकंप के दौरान वेनेजुएला की सड़कों पर लोग घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे और हर तरफ बिल्डिंग्स का मलबा गिर रहा था। Dios amado. Yo pensé que se me había pinchado el caucho. जब यह भूकंप आया उस समय वहां के एक स्टेडियम में बेसबॉल का एक मैच चल रहा था और जैसे ही भूकंप आया स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी जान बचाने के लिए मैदान में आ गए। इन दर्शकों को डर था कि कहीं स्टेडियम का कोई हिस्सा ही उनके ऊपर न गिर जाए। Y llegaron en condiciones, bueno, idóneas. ¡Jesús! ¡Dios mío! ¡Jesús! ¿Qué es? तो आप देखिए जब भूकंप आता है तो कैसी तबाही लेकर आता है। अब आप कैराकास शहर का वहां की एक और तस्वीर देखिए जिसमें लोग एक शॉपिंग मॉल से बाहर भाग रहे हैं। अब चाहे स्टेडियम हो, सड़कें हो या शॉपिंग मॉल, लोग हर तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सभी लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से दूर भाग रहे हैं और उसी समय एक महिला उल्टा बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि यह महिला बिल्डिंग के अंदर इसलिए जा रही हो क्योंकि उसके बच्चे या परिवार में कोई और लोग, या हो सकता है कि उसके पेट्स इस बिल्डिंग के अंदर हों, घर के अंदर हों और वो उन्हीं को बचाने के लिए
वापस अंदर की तरफ भाग रही है, बल्कि बाहर की तरफ वो नहीं भागी। इन तस्वीरों में आप देखिए कि गाड़ियां भी जो सड़कों में हैं, वो कैसे गाड़ियां हिल रही हैं, जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वेनेजुएला में पहले भूकंप की वजह से ही ये दूसरा भूकंप आया, और दूसरा भूकंप और भी ज्यादा शक्तिशाली था। वेनेजुएला दुनिया के उन इलाकों में से एक है जहां हर वर्ष औसतन 95 भूकंप आते हैं। सोचिए, एक साल में 95 भूकंप। इसकी वजह यह है कि वेनेजुएला दो बहुत प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा पर मौजूद है। पहला कैरेबियन प्लेट और दूसरा साउथ अमेरिकन प्लेट। और जब ये दोनों प्लेट्स अपनी जगहें बदलती हैं तो इनके बीच मौजूद फॉल्ट लाइन पर दबाव बढ़ने लगता है। फॉल्ट लाइन पृथ्वी के अंदर एक ऐसी दरार होती है जहां दबाव बढ़ने से चट्टानें अचानक खिसकने लगती हैं और फिर भूकंप आता है। जब पहला भूकंप आया तो आसपास के इलाकों में मौजूद एक और फॉल्ट लाइन पर दबाव बढ़ गया, और वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले भूकंप ने किसी ट्रिगर की तरह काम किया और सिर्फ 39 सेकंड के बाद ही दूसरी फॉल्ट लाइन टूट गई, जिससे दूसरा और भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप यहां पर आ गया। एक साथ दो भूकंप आने की इस घटना को सिस्मिक डबलेट कहा जाता है। इससे पहले वर्ष 2023 में तुर्की और सीरिया में भी 7.8 और 7.5 की तीव्रता के ऐसे ही दो बड़े भूकंप सिर्फ कुछ घंटों के अंदर आ गए थे। वर्ष 2012 में भी इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन वेनेजुएला की घटना इन घटनाओं से अलग है, क्योंकि यहां दोनों बड़े भूकंपों के बीच सिर्फ 39 सेकंड का अंतर था। वेनेजुएला में इससे बड़ा भूकंप 125 साल पहले वर्ष 1900 में आया था, और तब इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो थी 7.7। लेकिन आज की जो बड़ी बात है वो ये है कि 39 सेकंड के अंदर अंदर दो भूकंप आ गए, और दूसरा भूकंप जो था वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर दुख जताया है और वेनेजुएला को हर संभव सहायता भेजने का भरोसा दिया है। वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिग्स, उन्होंने मदद का भरोसा देने वाले देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का धन्यवाद किया है, और वेनेजुएला में इस भूकंप के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल लगा दिया गया है। Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. अब बड़ा सवाल यह है कि इस भूकंप का वेनेजुएला के तेल प्रोडक्शन पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी बड़े नुकसान होने की खबर अभी तक नहीं आई है। भूकंप के केंद्र के पास मौजूद एक ऑयल रिफाइनरी को भी बहुत कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, और यह लगभग 303 बिलियन बैरल है, जो पूरी दुनिया का लगभग 17% है। पिछले महीने वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। यानी हम पहले नंबर पर रूस से तेल खरीद रहे हैं, दूसरे नंबर पर यूएई से, और वेनेजुएला हमारा तीसरा सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है। भूकंप की वजह से वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर लंबे समय तक वहां पर बिजली की सप्लाई में रुकावट आई तो तेल के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। भारत के अलावा अमेरिका और यूरोप के देश भी वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और वेनेजुएला में पिछले 6 महीने में असल में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहला जो राजनीतिक घटना थी, इसी साल जनवरी में अमेरिका ने हमला करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया था और वहां के तेल उद्योग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और दूसरी जो घटना हुई है वो अब हुई है जब इस भूकंप की वजह से वहां बहुत नुकसान हुआ है। तो वेनेजुएला की जो हालत है वो पहले से ही बहुत खराब थी। आर्थिक रूप से वेनेजुएला बहुत बुरी स्थिति में पहले से ही था। उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम भी वहां पर, राजनीतिक अस्थिरता वहां पर थी। वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका की सेना वहीं से उठाकर ले गई, और अब इतना बड़ा नुकसान इस देश को झेलना पड़ रहा है भूकंप के रूप में। तो राजनीति से भी नुकसान हुआ, अस्थिरता राजनीति की वजह से भी है, आर्थिक अस्थिरता है, और अब प्राकृतिक आपदा की वजह से ये इतनी बड़ी मुसीबत इस देश पर आ गई है।
जो आकलन लगाए जा रहे हैं वो ये कहते हैं कि मरने वालों की संख्या हजारों में हो सकती है इस भूकंप में, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों में से एक होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 3 सबसे बड़े भूकंप कौन से हैं? दुनिया का पहला सबसे बड़ा जो पहले नंबर का भूकंप है वो वर्ष 1556 में आया था। ये चीन में आया था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 8, जिसमें लगभग 8 लाख लोग मारे गए थे। दूसरा सबसे बड़ा भूकंप वर्ष 1976 में चीन में ही आया और तब इसकी तीव्रता थी 7.5, जिसमें 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। और तीसरा सबसे बड़ा भूकंप वर्ष 2004 में इंडोनेशिया में आया था। इसकी तीव्रता थी 9.1 और इसमें 2,80,000 लोग तब मारे गए थे। ये जो भूकंप की खबरें आती रहती हैं, इसमें हमारे लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है और चिंता करने के लिए भी बहुत कुछ है। हम दूसरे देशों में जब भूकंप की तस्वीरें देखते हैं तो हमें दुख तो बहुत होता है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे देश में भी हो सकता है। वेनेजुएला की तरह हमारे देश में हिमालय के क्षेत्र में भी कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पहली इंडियन प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट, जो लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं, और इस टक्कर की वजह से पृथ्वी के अंदर लगातार इस क्षेत्र में दबाव बढ़ रहा है और इसकी वजह से 8 या उससे भी ज्यादा तीव्रता का कोई भी बड़ा भूकंप इस क्षेत्र में आने की आशंका है। और अगर ऐसा भूकंप आया तो उत्तर भारत के बड़े बड़े इलाके, बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और वैज्ञानिक ये चेतावनी कई बार पहले दे चुके हैं कि हिमालय का जो क्षेत्र है वो भी एक ऐसे ही बहुत बड़े भूकंप की आशंका के ऊपर बैठा हुआ है। तो हम तो आपसे इतना ही कहेंगे और सरकार से भी इतना ही कहेंगे कि ये जो भूकंप है, कहने को तो यह प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इससे बचने के उपाय ज़रूर किए जा सकते हैं। अगर सरकारें अनुशासन से रहें, कानूनों का पालन किया जाए, अगर बिल्डिंग्स बनाते समय ध्यान रखा जाए इन भूकंपों का, और जो नियम बनाए गए हैं अगर उन नियमों में ये ध्यान रखा जाए कि अगर भूकंप आया तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के लोग क्या करेंगे, किस प्रकार की बिल्डिंग्स हमें बनानी चाहिए, बचने के क्या क्या तरीके हैं, अगर ये सारी चीज़ें, ये जागरूकता हमारे देश में आ जाए तो नुकसान को ज़रूर कम किया जा सकता है। और आप जानते हैं, जैसा जापान एक बहुत अच्छी केस स्टडी हो सकती है, वहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन पूरे जापान का जो सिस्टम है वो अब इन भूकंपों के आधार पर अपनी नीतियाँ बनाता है। वहाँ के जो लोग हैं वो भूकंपों को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं, वो जानते हैं भूकंप आएगा तो क्या करना है। वहाँ की बिल्डिंग्स, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ इस बात को लेकर ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि यहाँ पर कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। और इसीलिए भूकंप तो आता है लेकिन वहाँ नुकसान बहुत कम होता है, लोगों की जान जो है वो बहुत कम जाती है। अब आपको अपने देश में लेकर आते हैं। कई दिनों से हमारे देश में हर घर में, हर परिवार में एक खबर के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, और वो आप जानते हैं कौन सी खबर है। वो है पुणे में 26 साल के केतन अग्रवाल का मर्डर केस। और लोग इसमें लगातार ये जानना चाहते हैं कि ये जो हत्या की गुत्थी है, इसमें आज की नई खबर क्या है, ये हुआ कैसे। पूरा देश हैरान है। तो इसमें आज एक बड़ा अपडेट आया है, और वो ये कि आज पुणे पुलिस सिया गोयल और चेतन बाबूलाल चौधरी को उसी लोहगढ़ किले पर लेकर गई जहां दोनों ने मिलकर 18 जून को केतन अग्रवाल को एक पहाड़ी से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस इस पूरे क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है और करेगी, और इसीलिए इन्हें वहां ले जाया गया। असल में क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किसी भी हत्या की जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और इस दौरान पुलिस ये जांच करेगी कि सिया और चेतन के बयान, घटना स्थल पर मिले सबूत, वहां का सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बयानों से उनमें मिलान हो रहा है या नहीं। इन सब के बयानों को, सारे सबूतों को, सारी सीसीटीवी फुटेज को जब एक कहानी के रूप में पुलिस रिकंस्ट्रक्ट करेगी तो फिर ये पता चलेगा कि ये अपराध असल में कैसे हुआ था। ये वो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लोहगढ़ किला है पुणे का जहाँ पर यह हत्या हुई। यहाँ पहाड़ी है एक, और उसी पहाड़ी से नीचे खाई में उस 26 साल के लड़के को इन दोनों लोगों ने फेंक दिया, नीचे धक्का दे दिया। लड़की की उम्र है सिया गोयल की 20 साल, उसका जो दोस्त है चेतन, उसकी उम्र है 22 साल। अब आप सोचिए,
20 और 22 साल के ये दो जेन जी के युवा इतनी हिम्मत कहां से लेकर आ गए कि इन्होंने एक और 26 साल के लड़के की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली और उसकी हत्या कर भी दी। तो लोहगढ़ किले का ये पूरा इलाका जो है वो अभी हमने आपको दिखाया। केतन की हत्या के ठीक एक दिन पहले 17 जून को सिया और चेतन चौधरी पुणे के एक कैफे में भी मिले थे। आप अपने स्क्रीन पर इस समय उसी कैफे का सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। आप देखिए दोनों कैसे उस कैफे में दाखिल हो रहे हैं। सिया और चेतन पहले इस कैफे में आए और फिर यहीं बैठकर लगभग 1 घंटे तक उन्होंने बातचीत की और पुलिस के मुताबिक इसी कैफे में बैठकर सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। और फिर अगले दिन 18 जून को केतन को लोहगढ़ किले से धक्का देकर इन दोनों ने मार डाला। ये तस्वीर आप देखिए पुणे के एक कैफे की है। दोनों यहां पर बैठे हुए हैं, चेतन और सिया। हत्या से एक दिन पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे अगले दिन इन दोनों ने केतन की हत्या कर दी थी। और जाहिर है पुलिस जो कह रही है कि यहीं बैठकर ये दोनों ये प्लान कर रहे हैं कि कल केतन की हत्या कैसे करनी है। 17 जून को ये एक कैफे में मिलते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं और यहीं ये प्लानिंग हो रही होगी जब सिया और ये लड़का जो दूसरा है चेतन, इन्होंने ये सोचा होगा कि कैसे कल सिया केतन को पहले उस लोहगढ़ किले में लेकर जाएगी, फिर एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगी जहां से उसे धक्का दिया जा सके और ये जो लड़का है चेतन, ये पीछे पीछे उनके रहेगा और जैसे ही वो लड़की इशारा करेगी ये वहां पहुंच जाएगा और उसके बाद ये केतन को नीचे धक्का दे देगा। अब ये तस्वीर देखिए। तो ये हत्या की प्लानिंग जब दोनों के बीच में चल रही थी, ये तस्वीरें आपने देखी। अब आप ये सोचिए कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने केतन अग्रवाल को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि सिया केतन से नहीं बल्कि चेतन से प्यार करती थी। वो चेतन के साथ रहना चाहती थी और केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखिए प्यार कैसा है कि इस प्यार में उसने हत्या तक कर दी, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही ये जो प्यार है सिया और चेतन का, इसका दी एंड हो गया। ये सारा प्यार हवा में उड़ गया क्योंकि अब केतन की हत्या के लिए ये दोनों ही एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। पुणे की पुलिस ने आज भी सिया से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान सिया रोने लगी। पुलिस के मुताबिक अब सिया और चेतन एक दूसरे पर ही इस मर्डर की प्लानिंग का आरोप लगा रहे हैं। सिया कहती है कि पूरी प्लानिंग जो है वो चेतन ने की। चेतन ये कहता है कि मैंने तो जो कुछ किया सिया के कहने पर किया। पुलिस का यह भी कहना है कि सिया और चेतन हो सकता है कि जांच को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हों। चेतन का कहना है कि वो सिया के साथ भाग जाना चाहता था। उसने सिया को कहा कि हम दोनों भाग चलते हैं, ये शादी आप छोड़ दो और हम दोनों कहीं भाग जाएंगे। लेकिन सिया अपने परिवार की बदनामी के डर से
ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसने ये शादी नहीं की और वो चेतन के साथ कहीं भाग जाती है तो उसके परिवार की बहुत बदनामी होगी, और इसीलिए उसने ये रास्ता नहीं अपनाया, हत्या का रास्ता अपना लिया। और इसके बाद केतन की हत्या की पूरी प्लानिंग सिया ने की, ऐसा कहना है चेतन का, जबकि सिया का यह कहना है कि हत्या की योजना असल में चेतन ने बनाई थी। पुलिस के मुताबिक उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि केतन की हत्या में ये दोनों ही बराबरी के साझेदार हैं। पुलिस के सामने जब कबूली दी जाती है तो एडमिसिबल नहीं रहती माननीय कोर्टा समोर, तो उसके लिए हमें अपने पुरावे सिद्ध करने पड़ते हैं। पुरावे कोलेक्ट करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पे देना पड़ता है। उस पे हमारी टीम अभी काम कर रही है। लेकिन यस, जो इंफॉर्मेशन हमें उस केस में आरोपी से प्राप्त हुई है या हो रही है, उनके रिश्तेदारों से हो रही है, या उसके बिना जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऐसे ही हमने इस केस के बारे में बात किया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो इस केस में स्ट्रांग है, और उसी के आधार पे हम ये जो केस है आगे इसका फॉलोअप। आज इस केस में आपके लिए एक और नया अपडेट है। इस मर्डर केस में आज एक नया किरदार सामने आया है, और उस नए किरदार का नाम है नीरज कुमार। नीरज कुमार पिछले 3 साल से चेतन चौधरी की दुकान में काम करता है, और पुलिस ने नीरज कुमार को भी पूछताछ के लिए अब हिरासत में ले लिया है। ये वो दुकान है जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, जो धनश्री सेल्स करके दुकान है। ये चेतन की दुकान है, और नीरज जो है वो इसी दुकान में काम करता था। यानी वो नीरज जो है ये चेतन का कर्मचारी है। अब इस दुकान पर ताला लगा हुआ है। 18 जून को चेतन अपने इस कर्मचारी नीरज का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर लोहगढ़ किले पर गया था। पुलिस को शक है कि चेतन ने अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की बजाय नीरज का मोबाइल फोन इसलिए अपने साथ रखा ताकि पुलिस उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का पता ना लगा सके। यानी लोकेशन और डिजिटल सबूत छिपाने की कोशिश चेतन ने की। पुलिस को संदेह है कि उसी फोन से चेतन ने सिया गोयल से कई बार संपर्क किया। अब यह देखिए कि चेतन ने अपना दिमाग तो खूब लगाया। आजकल ये जेन ज़ी के बच्चे हैं, ये सब जानते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। सारे लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, और अपराध को लेकर जितने भी फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज़ आ रहे हैं, सब देखते हैं, और ये जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो सबसे बड़ा सबूत बनता है जब इस तरह का अपराध होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से लोकेशन ट्रैक हो जाती है। कौन व्यक्ति किस दिन कहाँ गया था आप मोबाइल फ़ोन से पता लगा सकते हैं। तो ये जानते थे, चेतन को पता था कि अगर वो लोहगढ़ फोर्ट में जाता है, उस किले में जाता है, और इसके पास अपना मोबाइल फ़ोन है, तो पुलिस को पता चल जाएगा कि उस दिन इसकी लोकेशन भी वहीं थी। इसलिए इसने अपना मोबाइल फ़ोन पुणे में ही छोड़ दिया, ताकि लोगों को ये लगे बाद में पुलिस को कि ये तो पुणे में ही था, क्योंकि इसका मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन है वो पुणे में दिखाई जा रही है। और इसने अपने कर्मचारी नीरज का फ़ोन अपने साथ ले लिया, और फिर सिया को कहा कि आगे जो भी कोऑर्डिनेशन करना है हत्या को लेकर, सिया इसके नंबर से बात करे। ऐसा पुलिस को शक है कि यही हुआ होगा, और फिर उन्होंने नीरज के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। पुलिस को शक इसलिए हुआ क्योंकि सिया इस हादसे को लेकर बार बार अपने बयान बदल रही है। पहले सिया ने कहा कि केतन उस दिन पहाड़ से तस्वीरें खींच रहा था और उसका पांव अचानक से फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया क्योंकि वो फोटो खींच रहा था। जब पुलिस ने केतन अग्रवाल के मोबाइल फोन की जांच की तो उस दिन उसके फोन में कोई तस्वीर खींची ही नहीं गई थी। केतन के मोबाइल फोन से ऐसी कोई फोटो मिली ही नहीं। जब इस पर पुलिस ने सिया से दोबारा पूछताछ की तो उसने चालाकी से अपना बयान बदल दिया और फिर यह कहा कि उस दिन वो पहाड़ी पर एक जगह रुके थे, तब केतन ने पानी मांगा और उसे बोतल देते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। मतलब सिया इस मर्डर को छिपाने के लिए हर दिन एक नई कहानी बुन रही थी और एक नया बयान दे रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को सिया पर काफी शक हुआ। जिस सिया ने अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए अपने होने वाले पति का मर्डर कर दिया, लेकिन वही परिवार सिया के साथ आज नहीं खड़ा है।
आज सिया गोयल के पिता ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी बेटी ने बताया होता कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती तो आज उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। जबकि सिया की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तो पहली बार सिया गोयल के माता पिता ने भी अपना बयान दिया है। जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें, अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज़ कर देते कि वे ये ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे, या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज़ करते तो पता चलता था। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। सर, सिया के प्रेम संबंधों के बारे में क्या आपको पहले जानकारी नहीं, थी? बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर? सर, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, कुछ वीडियो में वो ड्रिंक भी करते हुए दिखाई दे रही है। वो उन्होंने अगले वालों ने कुछ इंक्वायरीज निकाली है ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज़ करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है, आप उसे समझाओ। तो हम हमारी बेटी को कुछ बोलते, चिल्लाते थे, डांटते थे, कुछ तो करते थे। सर, पुलिस जांच में जो बातें सामने आई है और यह वहाँ पर दिख रही है, वीडियो में भी आई है, चेतन भी आया है, क्या बताएंगे इस बारे में? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे? कभी ऐसा? कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर उसका। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। एक माँ के तौर पर अभी आप क्या महसूस करें? आपकी बेटी भी अभी पुलिस कस्टडी में है। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन की शादी को लेकर परिवार को क्या उम्मीदें थी? सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। सिया के प्रेम संबंध के बारे में कभी आपको पता चला? नहीं, या नहीं, कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। अब देखिए, दो परिवार बर्बाद हो गए। सिया गोयल के पिता की तबीयत आज ख़राब हो गई और आज उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अभी अगर आपने उनके देखा हो ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि सिया गोयल के जो पिता हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। केतन के जो पिता हैं उनके परिवार की हालत क्या है ये आप पहले देख चुके हैं। और सिया का जो परिवार है उसके पिता के बारे में भी आज आप ज़रा सोचिए कि कितना बड़ा सदमा लगा होगा कि वो खुद भी अस्पताल में भर्ती हो गए। आज कितनी बुरी हालत सिया के भी माता पिता की होगी। सिया गोयल का परिवार पुणे में ड्राई फ्रूट्स और मसालों का होलसेल बिजनेस करता है और पुणे के एक बाजार में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो पूरे महाराष्ट्र में ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न परिवार से सिया आती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परिवार पीछे से बहुत अच्छा था, पैसे वाला था, संपन्न परिवार था। जबकि सिया का जो बॉयफ्रेंड है चेतन का परिवार भी पुणे में ही मसालों की एक छोटी सी दुकान चलाता है।
और ऐसा लगता है कि सिया और चेतन के परिवार की आर्थिक स्थिति और लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो दुकान भी दिखाई जो चेतन की दुकान है, और वहाँ अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की जो फाइनेंशियल स्टेटस है दोनों का, उसमें बहुत फ़र्क है। और ये बात समझ में नहीं आती कि सिया के माता पिता को चेतन के बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि पुलिस ये कह रही है कि इन दोनों ने 238 घंटे तक फोन पर बात की है हाल के कुछ दिनों में। 200-250 घंटे तक सिया गोयल बात कर रही है चेतन से। परिवार को किसी को कुछ नहीं पता, ना माता पिता को पता है, ना और किसी को कुछ पता है। और देखिए घरों में क्या क्या चल रहा है और माता पिता को कुछ पता नहीं चलता। आपने पुणे में जेनजी की खबर तो देखी, लेकिन इसमें दो बातें बहुत सामने आती हैं। पहली बात यह है कि ये 19-20 साल की लड़की सिया, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस लड़की ने शादी में ना कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर ये लड़की इस शादी के लिए ना कहने की हिम्मत दिखा देती तो आज दो परिवार बच जाते बर्बाद होने से। और देखिए कितनी अजीब सी बात है कि ये 19-20 साल की लड़की शादी के लिए ना कहने की हिम्मत नहीं दिखा पाई, लेकिन हत्या की हिम्मत इसके अंदर आ गई। जो हिम्मत इसने हत्या करने के लिए दिखाई, उससे आधी हिम्मत भी अगर ये ना कहने के लिए दिखा देती तो ये दोनों परिवार बच सकते थे। ऐसे तमाम जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको दो शब्द हमेशा आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं। एक है इज्जत और दूसरा है बदनामी। अपने परिवार की इज्जत और अपने परिवार की बदनामी से कई लड़कियां बहुत डर जाती हैं, लड़के डर जाते हैं, शायद समाज से डर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने ना किया, अगर मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किया जो कि समाज के खिलाफ है, जिससे लोग क्या कहेंगे, जब उनके दिमाग में ये बात आती है तो उन्हें लगता है कि उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माता पिता भी लड़कियों को अक्सर यही कहकर बड़ा करते हैं और उनकी बदनामी बहुत होगी। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि परिवार की बदनामी के डर से, परिवार की इज्जत को बचाने के डर से आजकल के जो बच्चे हैं वो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा अपराध और गुनाह कर देते हैं। आज सिया गोयल ये ज़रूर सोचती होंगी कि अगर उसने मना किया होता इस शादी से तो शायद उसके परिवार की बदनामी हो जाती, लेकिन आज क्या उसके परिवार की कम बदनामी हो रही है? इस बदनामी से तो वो बदनामी कहीं ज़्यादा बेहतर थी। इसलिए ये जो कहानी है, ये अपराध की कहानी है, बहुत दुखद है, लेकिन इस कहानी में देश के सभी माता पिताओं के लिए, परिवारों के लिए एक सीख छुपी हुई है। देश के तमाम जेन ज़ी के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए भी एक सीख छुपी हुई है कि अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा है अपने जीवन का तो उसमें ना कहना सीखिए। आपने पुणे में जेन ज़ी की खबर देखी कि कैसे उनके जीवन में हिंसा, बेवफाई, क्रोध बढ़ता जा रहा है और वो अब अपने प्यार में हत्या करने से भी हिचकते नहीं हैं। संबंधों का ये पूरा खेल है, रिश्तों का खेल है। कहीं रिश्ते बनते हैं, कहीं रिश्ते टूटते हैं और बहुत बार रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर होता है। तो जेन ज़ी की खबर ये आपने देखी। अब आपको हम जेन एक्स यानी जनरेशन एक्स की एक कहानी बताते हैं। तो पहले तो आपको ये बताते हैं कि जेन एक्स होते कौन है। जेन ज़ी की तरह एक जेन एक्स भी होते हैं। जेन एक्स वो होते हैं जिनकी उम्र 46 से 61 साल के बीच है। जनरेशन एक्स वो जनरेशन है जिनका जन्म वर्ष 1965 से लेकर 1980 के बीच हुआ है। आजकल दुनिया भर में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के बीच तलाक के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसे ग्रे डिवोर्स कहा जाता है। इसका नाम ग्रे डिवोर्स इसलिए पड़ा क्योंकि लोग उम्र के ऐसे पड़ाव में तलाक लेते हैं जब उनके बाल काले से सफ़ेद हो रहे होते हैं और इसीलिए कहते हैं ग्रे डिवोर्स। इस समय अमेरिका में 40% तलाक 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के बीच हो रहे हैं। 40%। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1990 से 2010 के बीच, मतलब इन 20 वर्षों में ग्रे डिवोर्स की दर लगभग दुगनी हो गई। अमेरिका में वर्ष 1990 में 50 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में डिवोर्स रेट लगभग 5% था, जो 2010 में बढ़कर हो गया 10%। 50 साल या उसके बाद लोगों के तलाक लेने की 4 बड़ी वजहें मानी जाती है। पहली वजह, पहले लोगों की औसत उम्र ही बहुत कम हुआ करती थी और आज ज़्यादातर लोग जो हैं बेहतर अस्पतालों की वजह से, बेहतर सुविधाओं की वजह से, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से ज़्यादातर लोग
80 साल या 85 साल तक जी रहे हैं और बहुत सारे लोग उससे भी ज़्यादा। ऐसे में अगर कोई इंसान 50-55 साल की उम्र में है तो उसके सामने 25 से 30 साल का जीवन अभी और बाकी होता है। लोग अब सोचने लगे हैं कि अगर वो पिछले 20, 25, 30 साल में इस रिश्ते में खुश नहीं हैं तो क्या अगले 20-30 साल भी, अपनी बाकी की जिंदगी के अगले 20-30 साल भी क्या वो इसी रिश्ते में इसी व्यक्ति के साथ बिताना चाहेंगे? और इसलिए वो ये फैसला लेते हैं कि अभी तो मेरी बहुत लंबी उम्र पड़ी हुई है। 50-55 साल का व्यक्ति भी सोचता है कि अभी तो मेरे जीवन के 25-30 साल बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हें अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ बिताना चाहता हूं। मैं इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहता। वरना पहले के ज़माने में 55-60 साल की जैसी उम्र होती थी, लोग अपने आप को सीनियर सिटीजन समझने लगते थे और तब लोग सन्यास की तरफ बढ़ने लगते थे। सोचते थे पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब तो हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, जब बच्चे बड़े होकर घर छोड़ देते हैं तब पति पत्नी अक्सर अकेले हो जाते हैं। वो ज़्यादातर जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके होते हैं। ऐसे में उन्हें यह एहसास होता है कि उनके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए भी वो दोबारा से रिश्तों को रीसेट करना चाहते हैं। तीसरा, आजकल की महिलाएं अब आर्थिक रूप से कहीं ज़्यादा आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, इसलिए वो सिर्फ मजबूरी में रिश्तों को नहीं निभाना चाहती। पहले महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थीं, मजबूरी में शादी के रिश्ते में बंधी रहती थी क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, अपने घर वापस नहीं जा सकती और आर्थिक रूप से उनके पास मजबूती नहीं है। लेकिन अब जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और वो अपने फैसले ले रही हैं। चौथी बात, आजकल लोग शादी में सिर्फ साथ नहीं बल्कि खुशी, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव भी चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो बच्चों की जिम्मेदारी खत्म होते ही वो अलग भी हो जाते हैं। ये मैं आपको अमेरिका की बात बता रहा था। अमेरिका की तरह अब हमारे देश में भी ग्रे डिवोर्स के मामले बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश में संयुक्त परिवार, मतलब जो जॉइंट फैमिलीज हैं, वो टूट रही हैं और महिलाएं भी आर्थिक रूप से अब ज़्यादा स्वतंत्र हो रही हैं। बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं या अपने परिवारों से अलग रहते हैं और भारत में अब लोगों की जो औसत उम्र है वो भी बढ़ गई है। अब हमारे देश में औसत उम्र है 72 वर्ष। यानी ग्रे डिवोर्स के लिए जो भी कारण अमेरिका में जिम्मेदार हैं वो सारे कारण हमारे देश में भी मौजूद हैं। लीगल एक्सपर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में 50 साल से ज़्यादा उम्र के पति पत्नी के तलाक के मामले 30 से 40% बढ़ गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में ग्रे डिवोर्स के मामलों में 60% तलाक की मांग महिलाओं की तरफ से आ रही है। 60% मामलों में महिलाएं कहती हैं कि हमें तलाक चाहिए, हम अलग होना चाहते हैं। हमारे देश में आज भी शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि अब कई लोग एक ही जन्म में उस रिश्ते को निभाने में संघर्ष कर रहे हैं। तो जो उम्र विवाह के बंधन के एक ज़माने में 7 जन्मों की मानी जाती थी, अब वो 10, 20, 30 साल में ही समाप्त हो जाती है। ग्रे डिवोर्स के ठीक विपरीत दुनिया भर में एक और ट्रेंड भी लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें पति पत्नी रिटायरमेंट के बाद अपनी सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत करते हैं। वो एक साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जा रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे कपल्स की रील्स देखी होंगी जो रिटायरमेंट के बाद नई जगहों पर घूमने जा रहे हैं, नए नए शौक अपना रहे हैं और जीवन का आनंद पहले से कहीं ज़्यादा खुल कर ले रहे हैं, अपने बुढ़ापे को और बेहतर बना रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जीवन की इस पारी में उन पर बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, EMI और तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों का दबाव नहीं होता, बल्कि अब उनके पास पहली बार जीवन में अपने लिए समय आया है। और शायद किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा भी 50 साल की उम्र के बाद ही होती है, जब जिम्मेदारियां खत्म होने लगती हैं। तब भी क्या 2 लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं? 50 और 60 साल की उम्र के बाद लोगों के पास अब 2 विकल्प हैं, दोनों ही विकल्प हैं और दुनिया भर के लोग इन दोनों विकल्पों को चुन रहे हैं। वो चाहें तो तलाक लेकर अपने रिश्ते को समाप्त कर सकते हैं और या फिर पति पत्नी आपसी समझ से उसी रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत और गहरा भी बना सकते हैं। पसंद अपनी अपनी, फैसला अपना अपना। अब हम बात करते हैं भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़े अयोध्या के श्री राम मंदिर की। लेकिन राम मंदिर आजकल विवादों में है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि आज यूपी पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। मतलब मामला अब बहुत गंभीर हो गया है
और इस एफआईआर में 8 लोगों के नाम हैं, जिसमें 6 कैशियर हैं जो राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती किया करते थे। ये एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर दर्ज की गई थी और इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इन 8 लोगों पर बीएनएस की धारा 306, 316(5) और 317(4) के तहत मामला दर्ज हुआ है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं हैं चोरी करने, चोरी के माल का गबन करने और चोरी के सामान को खरीदने और बेचने के बारे में ये धाराएं सारी हैं। मतलब इन्होंने चोरी की है, चोरी के सामान को बेचा है। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें से 7 लोगों के नाम सामने आ गए हैं। इस मामले में दोषी पाए जाने पर इन आरोपियों को आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है और ये जो आरोपी हैं ये उनके नाम आपकी स्क्रीन पर इस समय मौजूद हैं। ये वो सारे आरोपियों के नाम हैं जो राम मंदिर में चोरी करने के आरोपी हैं। अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे की देखरेख और इसकी गिनती की पूरी जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है और इसी साल जून में पहली बार राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि इस चढ़ावे में चोरी हो रही है। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए 13 जून को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 सदस्यों की एक एसआईटी बनाई। एसआईटी ने 23 जून को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी और रिपोर्ट सौंपने के एक दिन के बाद ही आज इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई और गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। राम मंदिर में श्रद्धालु दान पेटी, ऑनलाइन और सीधे ट्रस्ट को चेक या ड्राफ्ट के जरिए दान देते हैं। राम मंदिर में हर रोज लगभग 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं औसतन। इसीलिए दान की जो गिनती है वो 2 शिफ्टों में की जाती है। दान और चढ़ावे की जो गिनती है वो पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती है और दूसरी बार गिनती जो होती है वो दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे की शिफ्ट में होती है। हर बार चढ़ावे की गिनती में 20 कर्मचारी तैनात रहते हैं और इस दौरान सीसीटीवी से इस पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी होती है। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई वो भी ऐसे ही उन 20 कर्मचारियों में से थे जिन पर चढ़ावे की गिनती और उसके देखरेख की जिम्मेदारी थी। यानी राम मंदिर में जो पैसा, गहने, सोना चांदी चढ़ावे में आ रहे थे ये लोग सीधे तौर पर उससे जुड़े थे। ये लोग उसे गिनते थे, उसको रखते थे कहाँ संभाल कर रखना है और उसी दौरान ये उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया करते थे, ये उसमें से चोरी कर लिया करते थे। राम मंदिर में हर रोज लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में राम मंदिर में कुल मिलाकर 153 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। अब आप सोचिए इस 153 करोड़ रुपए की जो बात ये आ रही है, असल में ये 153 करोड़ है या 180 करोड़ है, 200 करोड़ है, 170 करोड़ है, कितना है अभी कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ये जो 153 करोड़ का आंकड़ा है ये भी चोरी चकारी करने के बाद का आंकड़ा हो। जब इतनी बड़ी संख्या में चढ़ावा आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसमें से कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए इधर से उधर कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? राम मंदिर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का मामला है। मंदिर के पैसे या सामान की चोरी करना सिर्फ कानूनी रूप से एक अपराध नहीं है, बल्कि ये जो हिंदू हैं हमारे देश के, उनकी आस्था से भी जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर गिरफ्तार किए गए लोगों से अच्छे से पूछताछ की जाए तो ये पता चलेगा कि इन्होंने एक महापाप किया है, तो उन्हें कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा महापाप करने की हिम्मत ना जुटा सके। लेकिन देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि इन लोगों ने ये जो पाप किया है, महापाप किया है राम मंदिर में, ये कैसे हुआ और ये कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि इसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर दोबारा से चढ़ावा देंगे, दान देंगे, अपनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान श्री राम के चरणों में वो पैसा छोड़कर जाएंगे, सोना चांदी छोड़कर जाएंगे, ये कैसे सुनिश्चित होगा कि इसमें इसके बाद और कोई महापाप नहीं किया जाएगा। इसलिए ये एक बहुत गंभीर खबर है और हिंदुओं की जो आस्था इसकी वजह से जिसे ठेस पहुंची है उसे दोबारा से लाना बहुत मुश्किल होगा। उस विश्वास को दोबारा से पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। अब हम राजनीति की खबर आपको बताते हैं और राजनीति में राहुल गांधी के
हिट एंड रन फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे। राहुल गांधी का एक बड़ा पुराना फॉर्मूला है जिस पर वो लगातार हर बार चलते हैं। अब तक आपको भी समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है आरोप लगाओ, सुर्खियां बनाओ, हेडलाइंस बनाओ और बाद में फिर माफी मांग लो। अगर फंस जाओ तो माफी मांग लो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए एक न्यूज एंकर कहता है कि आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, और वो न्यूज एंकर किसी मुख्यमंत्री के बेटे का नाम उस घोटाले में लेता है और कहता है कि इस मुख्यमंत्री के इस बेटे ने ये घोटाला किया है, लेकिन अगले दिन आकर वो आपसे ये कहे कि उसने गलती से किसी दूसरे मुख्यमंत्री के बेटे का नाम ले लिया और बाद में वो खेद भी जताए, तो इसे ना सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती माना जाएगा बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही भी होगी। इसके बाद क्या आप उस न्यूज़ एंकर को इस गलती के लिए माफ करेंगे? शायद नहीं। इस गलती की वजह से उस न्यूज़ एंकर पर मानहानि का केस भी चलेगा और उसे सजा भी हो सकती है। पर जब नेता यही काम करते हैं तो उन्हें कोई सजा नहीं होती और लोग सोचते हैं कि राजनीति में तो आरोप लगाए ही जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी भी बिल्कुल ऐसी ही गलती करते हैं तो उन्हें इसकी छूट बार बार क्यों मिलनी चाहिए? तो आज की बड़ी खबर यह है कि 24 जून को एक बार फिर से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपने एक पुराने बयान पर खेद जताया है। इस बयान पर भी वो फंस गए। जब फंस गए और उन्हें लगा कि अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो साबित ही नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने ये आरोप जो लगाया था ये सही है, तो उन्होंने खेद जता दिया और कहा कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, गलतफहमी हो गई थी। ये मामला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि पनामा पेपर्स में कार्तिकेय सिंह का भी नाम है। उस समय कार्तिकेय सिंह के पिता शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कार्तिकेय सिंह ने भोपाल की MP MLA मामलों की विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद 24 जून को राहुल गांधी की तरफ से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपने बयान पर खेद जताया गया। राहुल गांधी ने कोर्ट में लिखित बयान दिया कि उन्होंने यह आरोप कार्तिकेय सिंह के बारे में नहीं लगाया था और अगर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हुई तो उस पर वो खेद व्यक्त करते हैं और उनकी ऐसी कोई मंशा थी ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफी नहीं मांगी बल्कि सिर्फ खेद जताया है। राहुल गांधी ने समन और मानहानि मामले की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की भी अपील की है कि भाई अब जब मैंने खेद जता दिया तो अब मुझे ना तो समन किया जाए और ना ही अदालत में आगे की कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैंने एक प्रकार से कह दिया कि मुझसे गलती हो गई। उन्होंने मान लिया और ऐसा लगता है कि कार्तिकेय सिंह ने भी अब सोच लिया है कि वो इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी राहुल गांधी एक बार फिर से इतना बड़ा आरोप लगा के सिर्फ खेद जताकर छूट जाएंगे। MP MLA कोर्ट भोपाल ने राहुल गांधी जी के खिलाफ समन्स इशू किए थे कार्तिकेय चौहान जी के डेफेमेशन के केस में, जहां पे प्रथम दृष्टया कोर्ट ने पाया था कि संज्ञान लेने लायक केस है और अपराध है और राहुल गांधी जी को इन पर्सन अपीयर होने के लिए उन्होंने समन्स इशू किए थे। उसके खिलाफ माननीय राहुल गांधी जी ने उच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई थी, ये कहते हुए कि उनको सुनवाई का मौका देते हुए जो केस रजिस्टर किया गया है वो गलत किया गया है। इसके खिलाफ आज कल जब सुनवाई हुई तो राहुल गांधी जी ने इसमें एक लिखित बयान देते हुए अपना खेद व्यक्त किया और रिग्रेट एक्सप्रेस करी कि मैंने जो बयान दिया जो 2018 में वो गलत फहमी में दिया गया था और गलत तथ्यों पे दिया गया था और उन्होंने वो रिग्रेट को वापस रीआइटरेट किया, फिर से दोहराया। उसके आधार पर कोर्ट ने हमें अपना लिखित जवाब देने के लिए कहा। उस लिखित जवाब में हमने कहा कि भाई जब वो खुद रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो अपनी गलती मान रहे हैं कि हमने गलत फहमी में और गलती से वो बयान दे दिया है, तो हमने वो रिग्रेट को एक्सेप्ट करते हुए केस को क्लोज करने में अपनी मंशा जताई। देखिए, माफ़ी अलग चीज़ होती है। मेरे हिसाब से उन्होंने रिग्रेट जिसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है खेद व्यक्त करना, तो उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया है। एक छोटा सा ब्रेक हो गया है, लेकिन ये कहानी अभी बाकी है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे राहुल गांधी के झूठे आरोपों पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। इससे पहले भी उन्होंने लगातार ऐसे झूठे आरोप लगाए हैं और बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है।
विकसित भारत का विकसित वायर। जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है। सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं। भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से KYC पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। विकसित भारत का विकसित वायर। याद कीजिए, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर रफाल डील में घोटाला करने का आरोप लगाया था। तब उन्होंने चौकीदार चोर है ये नारा भी दिया, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर राहुल गांधी ने यह दावा किया कि चौकीदार चोर है कि उनके दावे को कोर्ट ने सही माना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ और इसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। रफाल में घोटाले का आरोप भी सुप्रीम कोर्ट में झूठा साबित हुआ। वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस बयान के बाद देश के कई शहरों में उनके खिलाफ मानहानि के केस दर्ज हुए। इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने दोषी पाया, 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद मार्च 2023 में लोकसभा से उनकी सदस्यता भी इसी मामले पर चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2014 में राहुल गांधी ने RSS पर महात्मा गांधी की हत्या का झूठा आरोप लगाया। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ और फिर राहुल गांधी ने सावरकर पर कई आपत्तिजनक बयान दिए। इस मामले में भी देश भर की कई अदालतों में उनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं। इस समय राहुल गांधी के विवादित बयानों के खिलाफ देश की कई अदालतों में, कई शहरों की अदालतों में 10 से ज्यादा मानहानि के केस चल रहे हैं। विशेष अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मानहानि के कई मामले पेंडिंग हैं और कई मामलों में तो राहुल गांधी कोर्ट में पेश भी हो चुके हैं। तो राहुल गांधी का ये एक मॉडल बन चुका है, हिट एंड रन। पहले आरोप लगा दो, आरोप लगाने के बाद वो आरोप हेडलाइन बन जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। चुनाव से ठीक पहले वो कई बार ये बात करते हैं ताकि चुनाव में उन्हें फ़ायदा हो जाए, और फिर वो ये जानते हैं कि जब जांच होगी हमारे देश में, मामला अदालत तक जाएगा, उसमें कई वर्ष लग जाएंगे, और फिर जब मैं फंस जाऊंगा, कोई सबूत मैं दे नहीं पाऊंगा, तो मैं चुपचाप या तो माफ़ी मांग लूंगा या खेद जता दूंगा। ये है राहुल गांधी का राजनीति का मॉडल, जिसे बदला जाना चाहिए। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में भी अगर झूठे आरोप कोई नेता लगा रहा है और लगातार लगाता जा रहा है, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ताकि राजनीति में झूठे आरोप लगाने का जो सिलसिला है ये ख़त्म हो। अब हम डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज़ जल्दी से आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये है 5.5 मिलियन, यानी 55 लाख आज के हमारे व्यूज़ हैं, और ये नंबर क्रोम DM की लाइव ट्रैकिंग के ज़रिए आपके सामने आता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपका धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि हिसाब आपके कर्म का होगा, धर्म का नहीं। नमस्कार।